सवाल यह है कि अगर हमने किसी निब्बा से, किसी निब्बी से या किसी सिंप से हमने दोस्ती कर ली या किसी इमोशनली मैच्योर इंसान से दोस्ती कर भी ली तो उसमें गलत क्या है? देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा दोस्त है वो काम ना आए, काम नहीं भी आए, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है भाई, तुम कोई स्टीव जॉब्स नहीं हो कि मैं तो ऐसे इंसान से दोस्ती करूँगा जो मेरे को फ़ायदा दे या मेरा कुछ भला करे। मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी भी किसी इमोशनली फ्रेजाइल इंसान से दोस्ती मत करना, क्योंकि ग्रुप तो तुम बना लोगे दोस्ती का, लेकिन जब उस ग्रुप से निकाला जाता है या जो वो ग्रुप बिखर जाता है या जब वो टूट जाता है या फिर आप एज ए इंडिविजुअल उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है, तो वो जो दर्द होता है ना, वो हम ही जानते हैं क्या होता है। तो ये रियल लाइफ किस्सा है, इसमें कुछ चीज़ें मैंने एडिट करी हैं, उसके लिए माफ़ कर देना। ग्रुप में टोटल 4 लोग थे। सवाल ये है ना कि उनसे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहिए, तो अब मैं बताता हूँ। मेरा रियल लाइफ किस्सा है। तो 4 लोग थे, मैं और चारों लौंडे थे। चारों ने 12वीं क्लास, सेम स्कूल का ग्रुप था। और उनमें से वीवर, जाहिर सी बात है सेम स्कूल है तो जाहिर सी बात है क्लास हमारी सेम नहीं थी। क्लास सेम नहीं थी, सेक्शन मतलब क्लास सेम थी, सॉरी क्लास सेम थी, सेक्शन हमारा अलग अलग था। तो एक क्लास में मैं, 2 लोग एक क्लास में, और एक तो पूरी डिफरेंट क्लास का मतलब अलग ही सेक्शन, और वो डिफरेंट फ्लोर पे था। तो मतलब सबकी स्ट्रीम एक थी, पीसीएम, सबने पीसीएम ले रखी थी। और जाहिर सी बात है अगर आपने पीसीएम ले रखी है तो जाहिर सी बात है हर वो बच्चा जेई देता ही देता है, भले ही आपका ना हो सेम, समझ रहे हो? भले ही आपका रैंक, आपकी भले ही 10,000 है, 15,000 है, 68% है, पर जेई देना ज़रूर है। तो था भैया, कोई दिक्कत नहीं, चल दे दो जेई, क्या दिक्कत है। और उस साल कोविड का बैच था, तो जाहिर सी बात है अगर कोविड का बैच है तो हम दिन भर ऑनलाइन क्लास लेनी, रात को अपन कभी कभार हफ्ते में एक आधा दिन या जब भी हम फ्री होते थे गूगल मीट पे बैठ जाते थे। तो 4 लोग थे मुझे मिला करके, तो बचे 3 लोग, मतलब अगर मैं खुद को एक्सक्लूड कर दूं तो उसमें मैं बातें कर रहा हूँ। तो मैंने एक बंदा था उसमें इमोशनली फ्रेजाइल वाला जो मैंने बताया, उसका नाम था शिवम, मेरा नाम है आर्यन, बस उसके अलावा कोई और नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उससे पूछ लिया, भाई क्या सीन है, तुम लोगों का क्या करोगे? कोई कह रहा है मैं तो जेई दूंगा, कोई कह रहा है कोई कह रहा है मैं जेई दूंगा, कोई कह रहा है मैंने बीसीए करनी है, कोई कह रहा है मैं इंजीनियरिंग करूँगा। पता नहीं, है एंडलेस डिबेट चलती रही कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, प्राइवेट अच्छा है या गवर्नमेंट अच्छा है, कौन से वाले के लिए दिल्ली में एडमिशन ले, कौन से वाले के लिए बॉम्बे जाएँ या कौन से वाले के लिए दूसरे शहर जाएँ। यही सब बकवास चल रही है। तो इन शॉर्ट उस साल जेई के 4 अटैम्प्ट थे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने शिवम से पूछा तू क्या करेगा? कहते हैं मैं भाई देखते हैं क्या करता हूँ। शिवम बहुत ही गंदा था पढ़ाई में, बहुत ही गंदा पढ़ाई में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो तेरा दिल करे तू वो कर। ऐसे करके रफ़ा दफ़ा हो गई बात, हम भूल भाल गए। तो कुछ टाइम बाद जेई के 4 अटैम्प्ट जब हो गए सारे, तो मैंने फिर उसको टेक्स्ट करा। मैंने कहा भाई कैसा रहा पेपर, कितनी रैंक आई? जेई का रिजल्ट भी अनाउंस हो गया था। तो मैंने कहा कितनी रैंक आई है? तो मेरे को बड़ा गंदा सा इंप्रेशन दिया। कहता मेरी परसेंटाइल तो बहुत ही गंदी आई, उसकी कुछ 1 लाख समथिंग रैंक आई थी। तो जाहिर सी बात है कॉलेज घंटा कुछ नहीं मिलने वाला उसको। तो मैंने बोला चल ठीक है कोई नहीं, तो अब क्या करेगा तू? तो उसने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया। तो मतलब मैं समझ गया कि भाई वो उस चीज़ का रिप्लाई नहीं देना चाहता। सुबह उसने कहा, उसका टेक्स्ट आया अगले दिन कि चल देखते हैं क्या होता है। तब तक मेरा भी कुछ हो गया था। तो उसके बाद जाहिर सी बात है मेरे बाकी दोस्तों ने भी, बाकी जो दोस्त थे वो थोड़े ठीक ठाक थे पढ़ाई में, तो उन्होंने अपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना शुरू किया। तो बचे 4 लोग हैं मुझे मिला करके। तो 2 हो यहाँ, मैं और शिवम का तो पता ही दिया, अब 2 लोग और थे। एक वीआईटी चला गया, दूसरा एसआरएम चला गया, मेन कैंपस। दोनों के दोनों मेन कैंपस, वीआईटी वेल्लोर और वो एसआरएम का मेन कैंपस। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब जाहिर सी बात है 2020-21 की बात रही होगी है, तो बैच उस टाइम पे को बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे, तो और वैसे भी किसी ने कुछ पढ़ाई की थी नहीं। तो अब क्या हुआ, हम बीच बीच में मैं अपडेट लेता रहता था, लेकिन बात हमारी हो ना के बराबर काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन हम मिलते रहते थे और जब मिलते थे ज़बरदस्त इन्जॉय करते थे। ये भाई इंजीनियरिंग टफ़ थी, बेचारे काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल में रहते थे। उनमें से कुछ ऐसे थे इंजीनियरिंग के साथ साथ जॉब भी करते थे, इंटर्नशिप भी, तो वो अलग ही स्यापा हो जाता था। फिर मेरा मैसेज कर लेता था, मैसेज का रिप्लाई मिल जाता था। और हमारे ग्रुप्स भी थे, व्हाट्सएप पे ग्रुप था, एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप था, टेलीग्राम पे ग्रुप नहीं बना, वैसी कोई गंदी नौबत नहीं आई, कुछ अडल्ट नहीं होता था उस ग्रुप पे। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे ही करके फिर हम मिले। तो उससे पहले हम 2 बार और मिले, सेकंड लास्ट टाइम जब हम मिले तो मैंने पूछ लिया, फिर वहाँ शिवम मिला। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या कर रहा है? कहते यार मेरा तो पढ़ाई वढ़ाई मैंने छोड़ दी। तो मैं शॉक हो गया, मैंने कहा छोड़ दी मतलब? कहते छोड़ दी।
तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था, मैं बहुत ज़्यादा फेल होता था, मेरी बैक बहुत आती थी, मैं भी ड्रॉप आउट लेने का सोच रहा था। मैंने कहा अच्छा तो क्या करेगा? मैंने कुछ नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा, मेरे दिमाग में कुछ है नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, जो भी है, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाया उस टाइम पे, क्योंकि मैं खुद भी ड्रॉप आउट लेने का सोच रहा था। मैंने कहा क्यों ज़बरदस्ती कूदना किसी ज़िंदगी में। पर उसके बाद फिर मेरी लाइफ कुछ बदली, मैंने अर्निंग वगैरह स्टार्ट वार्ट कर दी। डिग्री मैंने, कॉलेज मैंने भी छोड़ ही दिया उसके बाद, उस मुलाकात के बाद। और ये तब की बात है जब वो थर्ड ईयर में थे। तो मैंने तो छोड़ दिया कॉलेज, मैं अपना कमाने घूमने लग गया। मतलब कोई इलीगल काम नहीं करता था, फ्रीलांसिंग करता था। शिवम का मुझे कुछ पता नहीं था, और बाकी दोस्त से मैं उतना टच में नहीं था। उनके अपने वहाँ पे इंजीनियरिंग में दोस्त बन गए, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। तो हॉस्टल वाले प्रॉपर, मतलब मस्ती मजाक चल रहा है वहाँ पे, मुझे पता था अच्छे से क्या हो रहा है। तो उन्होंने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई करना कम कर दिया, मेरे कॉल्स का रिप्लाई करना बंद कर दिया। एक ने तो फ्रस्ट्रेट होकर मैसेज भी कर दिया, क्या बार बार कुत्ते की तरह फ़ोन करता रहता है। तो मैंने फ़ोन करना कम कर दिया। अब हम मिले एक लास्ट टाइम, तो मैं शिवम को देख के थोड़ा कंसर्न था, परेशान था। तो मैंने उसे एज अ फ्रेंड बोला, भाई तू ऐसा मत कर, कुछ काम धाम कर ले, ऐसे ही पड़ा रहता है, डिग्री है नहीं तेरे पे, नौकरी है नहीं तेरे पे, काम है नहीं। शिवम से मिलते ही कहा मैंने, जैसे ही मुझे मौका मिला अकेले में, उसको अकेले बिठा के कहा मैंने कि तू डिग्री है नहीं, नौकरी है नहीं, काम है नहीं तेरे पे, पैसा है नहीं, क्या तू कर रहा है ज़िंदगी के साथ अपनी। वैसे ही मतलब शिवम पर्सनल सीक्रेट्स भी दोस्तों में आपस में, पर्सनल लाइफ में भी बहुत बात होती है। तो उसने बोल दिया था मेरे बाप से मेरी बनती नहीं है। तो हमारे मम्मी जब मेरी छोटी थी तो उनके मोहल्ले में एक मोनू भैया रहते थे। मोनू भैया भी ऐसी थे, 31 साल का था वो, डंगर हो गया था, कुछ कमाता धमाता नहीं था। तो उसकी फैमिली ने उसको निकाल दिया था। तो जब मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरी माँ ने मुझे उसका एग्जाम्पल दिया कि कुछ कर ले, वरना मोनू भैया की तरह तेरे साथ भी पता चले तेरा बाप भी तेरे को ना निकाल दे। मैं डर गया, मैंने कहा ठीक है। हालांकि मेरे पेरेंट्स इतने कमीने हैं नहीं कि मुझे निकाल दे, पर वो ऐसे ही समझाने के लिए बेसिकली। पर तब तक मैं कमाना शुरू कर दिया था, उसके बाद पेरेंट्स ने मेरे को कभी कुछ बोला नहीं। तो मैंने शिवम को बोला कि यार तू क्या ऐसे ही पड़ा रहता है डंगरों की तरह, कुछ कर ले, तेरी बाप से वैसी तेरी बनती नहीं कि तेरे को निकाल देगा, फिर तू कहाँ रहेगा आकर के। मेरे घर वाले भी, और ऐसा तो है नहीं कि हम में से कोई तेरे को रख ले, हमारा कोई पीजी या फ्लैट है नहीं खुद का। हम तो अपने माँ बापों के घर में रहते हैं ज़्यादातर, लाइक 99% इंडियन यूथ हम तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं घर में। तो ऐसी क्या मतलब, कुछ कर ले यार, ऐसी मतलब ना बाप तेरा निकाल देगा, तेरे को क्या करेगा फिर तू। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप टेंशन मत लो। मैंने बोला फिर कैसा है, करता क्या है तू? कहता नहीं मैं तो फैमिली बिजनेस करता हूँ। और किसके साथ करता है तू? कहता अपने बाप के साथ। तो बनती नहीं थी तेरी। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, पैसे वैसे आ जाते हैं, तो मैं माइंड नहीं करता। बोले क्या बिज़नेस है तेरा? वो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप था ना, जेठालाल की दुकान, वो फ़ोन की दुकान थी। क्या तो गले पे बाप मेरे को बिठा जाता है, मैं बैठ जाता हूँ 2-4 घंटा, इतना भी काम होता है, 2-4 लड़के रखे हैं दुकान पे, काम वाम हो जाता है। तो बोला ठीक है जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और दोस्त वोस्त मिल रहे थे, काफ़ी टाइम बाद रियूनियन था, तो मतलब रज के पार्टी करेंगे, मतलब ऐसा सीन था। मैंने तो काम से 2 दिन की छुट्टी भी ले ली थी कि आज रज के पार्टी होगी, आज तो कोई सारा डिस्टर्ब ना करे मेरे को। मैं चला गया अपना ड्रिंक्स विंक्स लेने के लिए। बाद में शिवम को मेरी बात का बुरा लग गया, तो वो थोड़ा मायूस होकर बैठ गया कोने में। और ये जो हम बात कर रहे थे, गलती से एक और तीसरे दोस्त ने हमको ऐसे बात करते हुए देख लिया। तो उसने बोला क्या हुआ, परेशान क्यों रहे? शिवम से कैजुअली पूछा उसने। अब शिवम था इमोशनली फ्रेजाइल, तो उसको लगा कि मैं उसकी बेरोज़गारी का मजाक उड़ा रहा हूँ। तो उसने फिर उनको बोला यार ये मेरे को ऐसे ऐसे बोल के, या कि तेरा बाप तेरे को लात मार के निकाल देगा घर से, इसको ये मेरे साला मजाक उड़ा रहा है मेरा, मैं इसको लगता है मैं नल्ला हूँ, अपने बाप की मुफ्त की रोटियाँ तोड़ता हूँ घर में। तो ऐसी बात हो गई। अब वो बात जो है, उसने बोला चल ठीक है जान दे बात जो है। और फिर चौथा आ गया, तो चौथे को फिर बैठा के समझा रहा है वो, और बता रहा है क्या क्या बात की मैंने। मतलब जो मैंने बात तुमको बोली ना एज अ ऑडियंस, मतलब वो समरी थी बात की, मतलब वो ये थी। और फिर धीरे धीरे बात करते हुए शिवम जो है थोड़ा रोने लग गया कि यार ये कैसे बोलता है मेरे को, ऐसे क्यों बोलता है यार, मैंने तो मतलब हमेशा करता हूँ, पापा भी मुझे वहाँ सुनाते हैं, ये भी यहाँ सुना रहा है। वो ऐसे हो गया। और बाद में ये सारे तीनों के तीनों मिलके मेरे को अकेले में लेके गए और चढ़ गए मेरे ऊपर कि तू ऐसे क्यों बोलता है, तेरे को शर्म नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, ये है वो है, तू पागल है क्या है, तेरे को अक्ल है या नहीं। तो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी, मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा बकवास ना करो फालतू की, मैंने जो बोला उसके भले के लिए बोला, और ऐसे बोल भी दिया तो क्या है इसमें, क्या दोस्ती का मतलब यही है 4 पैक लगा के ठर्रे पीते रहेंगे। पी भी रखी थी मैंने, चढ़ी हुई थी। मैं लीगल एज की बात कर रहा हूँ, तब तक तो मैं आई वॉज 22 एट दैट टाइम। तो ऐसा कुछ है नहीं कि पीने वीने से घर वालों को कोई दिक्कत हुई। हम मैंने पी हुई थी, बोल दिया, गुस्से में गाली बक के चलाया, मैं दे लें क्या है। मैं था शॉर्ट टेम्पर्ड, मैंने भी बक दी गाली 4-5। तो जैसे ही मैंने गाली बकी, सुबह मैंने देखा कि मेरी मुझे ना, मैं मैसेज भेज रहा हूँ तो मैं भेज नहीं पा रहा व्हाट्सएप ग्रुप में। शिवम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा, बाकी 3 मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे, और जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उसमें मैं कुछ लिख नहीं पा रहा। मुझे ब्लॉक कर दिया, उस ग्रुप से भी निकाल दिया, फेसबुक सॉरी
इंस्टाग्राम के ग्रुप से निकाल दिया, मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप से ब्लॉक करके निकाल दिया। और शिवम ने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया और उसको कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि मैं उसकी बेरोज़गारी का मजाक उड़ा रहा हूँ। उसको लगा कि मैं उसकी बेरोज़गारी का मजाक उड़ा रहा हूँ, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक उड़ा के उसको नीचा दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसने ऐसा ही इंप्रेशन दे दिया। तो उसके इन मतलब क्लैरिफाई करने की बजाय, मेरे से उस चीज़ें क्लियर करने के बजाय, उसने 4 लोगों को बात जा करके और बता दी और रोने और लग गया। तो बाकी 2 कन्विंस हो गए। तो ये इंप्रेशन दे दिया उसने मेरे बाकी 2 दोस्तों को कि ये साला बदतमीजी करके चला गया मेरे साथ। तो वो ज़ाहिर सी बात है, तू मेरा भाई है, वो ज़ाहिर सी बात है और वो भाई क्या हम सब एक दूसरे को भाई कहते थे। भाई इसने ये कर दिया तो इमोशनल बॉन्ड ज़्यादा था, तो उसने वो चढ़ गया सबके ऊपर। तो मुझे समझ नहीं आया क्यों, और वो चारों ही मेरे साथ स्टार्टिंग से बदतमीजी करने लग गए जैसे ही पूरा मैटर क्लियर हुआ। तो मैंने गुस्से में बोल दिया, पी के क्या है बे, क्या बक रहा है, हट। मैंने भी गुस्से में बोल दिया और मैं नाराज़ होकर के मेट्रो में बैठ के वापस अपने घर आ गया, चद्दर तान के सो गया। मम्मी को भनक भुनक थी नहीं, खाना मैंने वहीं खा रखा था। तो फिर सुबह ये हुआ। तो ये होता है जब आप करते हैं। और आज भी मुझे अपनी लाइफ में दोस्तों की कमी महसूस होती है। मेरे पास एक बंदा नहीं है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो होना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर वो ये नहीं होता वो सब, तो शायद मैं ये चैनल कभी नहीं खोलता, शायद यहाँ मैं अपनी बातें नहीं कर रहा होता। दोस्त तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो शायद बात करने लायक है। मेरे वीडियोस पे वो लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या चूतिया बातें करता रहता, अक्ल वक्ल है नहीं तेरे अंदर, पागल साला, अक्ल वक्ल है नहीं। पर मुझे पता है कि ये जगह बात करने लायक है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। और यहाँ जो मुझे मिल रहा है और यहाँ जो मेरे ओपिनियंस की वैल्यू है वो कहीं मुझे और नहीं मिलेगी, तो इसमें कुछ गलत क्या है। जाहिर सी बात है, शिवम को मनाने की कोशिश भी की हो गई उन लोगों ने, मुझे ये भी पता है, क्योंकि जितना मैं उन लोगों को जानता हूँ। लेकिन रूठना मनाना की एक एंडलेस इमोशनल साइकिल में बह करके एक इमोशनल और मेंटल बर्नआउट की स्टेट में मैं नहीं आ सकता कि कुछ गलत कर दिया तो बात बात पे क्लियर करते रहो, बात बात पे क्लियर करते रहो। क्योंकि शिवम के अंदर इतनी अकल भी नहीं थी कि वो क्लियर आउट कर सके। उसको ये भी नहीं समझ में आया मैं कह रहा हूँ। उसने मुझे सुना भी नहीं सही से, वो तो एकदम कैजुअल टोन में मिल गया, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, टेंशन ना ले तू। तो मैंने कहा ठीक है, टेंशन ना ले। मैंने तो उसने मुझे बोला कि कोई टेंशन ना ले। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना ड्रिंक्स लेने चला गया। और आप समझ सकते हो कि पब्लिक प्लेस में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर कोई टेंशन वाला माहौल है, तो आप ज़्यादा सीन क्रिएट भी नहीं कर सकते, वरना के गार्ड वार्ड आके आपको निकाल जाएगा, क्या हो रहा है चले। तो ये होता है, ग्रुप तो बना लोगे, लेकिन ग्रुप से जब निकाला जाएगा ना तो ऐसा ही हाल होगा। मैं तो फिर भी चलो यहाँ आ गया, यहाँ तो फिर भी मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है। थोड़ी बहुत क्या, यहाँ तो लोग मुझे सर बोलते हैं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। मतलब मैं नहीं कह रहा मेरी इज्जत करो, पर सी ना, मतलब यू नो, उसने खुद ही छुपाया मुझसे कि वो अपने बाप के गले पे बैठता है। मैंने तो एज अ कंसर्न्ड बोला था, मेरी इंटेंशंस तो एकदम क्लियर थी, जो मैंने शॉर्ट बोल दी। तुम्हें पता है मैंने मोनू भैया का भी एग्जाम्पल लिया, और वो ये बात मोनू भैया की मेरी माँ ने मुझे खुद की सगी माँ ने कही थी। अब सगी माँ झूठ थोड़ी बोलेगी। बात में मैंने दोस्ती बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने अपनी तरफ से 2-4 लोगों से दोस्ती करने की कोशिश भी की जो मेरे आसपास के रहते थे, पर एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। उनमें से एक था जो साला गंजेड़ी था। मैं कोई 50-60 रुपए का सैंडविच खा के खुश होने वाला आदमी हूँ। मेरी कोई मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल बचपन से रहा है। पॉकेट मनी ज़िंदगी में नहीं मिली, फ़ोन 12वीं के बाद मिला, तो शौक़ मेरे नवाबों वाले कैसे हो सकता है। तो मेरे से पैसे लेके भाई 100 रुपये दे दे, 500 रुपये दे दे, मुझे समझ नहीं आया उसका करता क्या है। बाद में वो इलेक्ट्रिक स्कूटी में बैठ के जाता था गांजा लेने, और कहता था मैं उसी से गांजा लूँगा, और वहाँ से वो गांजा लेकर के गली वगैरह में घुस के पता नहीं कहाँ से गांजा लेके आता था, और वो वहाँ से गांजा पीता था। मैंने उसकी कोई पर्सनल बात जाने अनजाने में शेयर कर दी अपने एक दोस्त के साथ। अरे ठीक है भाई, तो सामने से तो बड़ा अच्छा बन रहा है, पीछे मेरे पे इतना गंदी तरीके से चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोल देने की, तू है कौन भाई, पागल है क्या, मार दूंगा तेरे को, बहन तो क्या है तू। और मैंने जब उसके सामने वाली बात शेयर करी, उसने मुझे, वो एकदम एकदम काम और एकदम कंपोज टाइप रहा। फिर पैसे में लेनदारी उधारी, भाई ये दे दे, भाई वो कर दे, मेरे लिए ये कर दे, आजा लड़ाई हो गई है, ये वो पैसे वैसे दे दे। एक टाइम के बाद मैं थक गया यार, मुझे नहीं करना है यार। और तब से लेके आज तक मैं फिर अकेला ही रहा। 2022 की बात है, अभी 26 चल रहा है, नहीं मतलब सॉरी, मुझे याद नहीं कौन सा साल में था, पर तब से लेके अभी तक मैं अकेला ही रहा हूँ। ये लोग जो दोस्ती यारी करते हैं ना और बाहर से काफ़ी टफ एक्सटीरियर रखते हैं, उनका पूरा सेटअप ये कॉन्ट्रडिक्शन है। बाहर से जिम वाले, बॉडी, रिप्ड एब्स, मॉडर्न आउटफिट, परफ्यूम, एटीट्यूड, पूरा मैं लाइफ हैंडल कर सकता हूँ लुक, लेकिन अंदर से बिल्कुल भिखारी जैसे इमोशंस लेके घूमते हैं। दिल के अंदर से सॉफ्ट क्ले की तरह, थोड़ा प्रेशर डाल दिया कि बिखर गए। ये लोग स्टैंड लेंगे, चिल्लाएंगे, फाइट करेंगे अपने दोस्त के लिए, दुनिया से टकरा जाएंगे, लेकिन एक रात अकेले बैठे रो पड़े बिना रीज़न के। मतलब दुनिया को दिखाते हैं कि मुझे
फ़र्क नहीं पड़ता, पर असली में सबसे ज़्यादा इन्हें ही फ़र्क पड़ता है। ये सब जिम और एटीट्यूड उन्होंने इसलिए लगाया ताकि उन्हें अंदर की जगह मतलब वैलिडेशन मिल सके सोसाइटी से। बॉडी उनका आर्मर है, मॉडर्न कपड़े उनका डिस्गाइज है। जो अंदर का इमोशनल मेस है वो सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जब सब चला जाता है। दोस्ती में ये लोग एक्सट्रीम होते हैं, या तो पूरे लॉयल या पूरे डिस्कनेक्टेड। बीच में कोई जोन ही नहीं आता इनका। झगड़े भी करेंगे, गाली भी देंगे, पर दिल से प्यार भी वही करते हैं। मतलब हर रिएक्शन इमोशनल ओवरडोज होता है, कंट्रोल ऑलमोस्ट ज़ीरो। असली में ये लोग ग्रोन मैन नहीं होते, ये ग्रोन बॉयज़ होते हैं। बॉडी 25 की, पर दिल अभी भी स्कूल के टाइम पे अटका हुआ होता है, जहाँ दोस्त मतलब सब कुछ था, और ये अब दुनिया को उन्होंने दिखाया कि लॉयल्टी का भी प्राइस टैग होता है। मतलब इनके अंदर से कुछ टूट गया है। ये लोग टफ बनने का नाटक करते हैं, पर ट्रूथ ये है इनके पास एक ऑनेस्ट कनेक्शन, इनको बस एक ऑनेस्ट कनेक्शन चाहिए। पर आयरनी ये है कि जितना वो मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, उतना ही उनके अंदर का इंसान फ्रेजाइल है, बस कोई देख नहीं पाता। बाहर से मसल्स, अंदर से मेल्ट डाउन। मॉडर्न दिखते हैं पर अंदर से पुराने घाव लेके बैठते हैं। बोलते हैं ब्रो सब चिल है, पर आंखों में हमेशा ही मैं ठीक नहीं हूँ चुप जाता है। ये जो दोस्ती यारी करते हैं, इनका पूरा सेटअप एक कॉन्ट्रडिक्शन का एपी सेंटर है। बाहर से बॉडी, जिक्स पैक्स, मॉडर्न कपड़े, कॉन्फिडेंट हेयर स्टाइल, पूरा मैं लाइफ हैंडल कर सकता हूँ वाइब, लेकिन अंदर भिखारी जैसे। ये लोग दोस्ती में एक्सट्रीम्स होते हैं। डार्क ट्रूथ ये है कि अगर इनके साथ क्लोज हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी इमोशनल वेंट का टारगेट बन जाता है। वो अपनी इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमा और अपने पास्ट लाइफ फेलियर्स तुझ पे प्रोजेक्ट करते हैं, कभी इंटेंशनली कभी अनकॉन्शियसली। तो उनके लिए एक ह्यूमन पंचिंग बैग जैसा बन जाता है, जो सिर्फ इमोशनल पेन या इमोशनल ड्रेन प्रोवाइड करता है। उनका एक स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर सिर्फ एक मास्क है, ताकि कोई सॉफ्टनेस या वल्नरेबिलिटी ना दिख पाए। ये लोग मॉडर्न और कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन अंदर से पुराने घाव, गिल्ट और ओवर डिपेंडेंसी के साथ झूठ बोलते हैं, और दोस्ती में फुल लॉयल्टी देते हैं। वो कभी कभी अपने फ्रेंड्स के लिए अपना मेंटल पीस भी ख़त्म कर देते हैं, अगर तू उसमें फंस जाता है तो। सबसे डार्केस्ट साइड इस चीज़ की ये है कि ये दुनिया को दिखाता है कि सब कंट्रोल में है, अब सब चिल है, पर कनेक्शन इनके लिए एक इमोशनल माइनफील्ड है। तो उसके साथ खुश दिखते हुए भी कभी नहीं जान पाएगा कि उनका नेक्स्ट इमोशनल मेल्टडाउन तुझ पे कब हिट करेगा, कब नहीं। बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से फ्रेजाइल, मॉडर्न, ट्रेंडी, फिट, ऊपर से अंदर से ब्रोकन और डिपेंडेंट। आप बेसिकली उनका पूरा एक इमोशनल डंप यार्ड बन जाते हैं। सारा स्ट्रेस, ड्रामा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर सब आप पे डंप हो जाता है। तो उनका फ्रेंड नहीं, उनका पर्सनल डस्टबिन बन जाता है। वो इंसान जान कर भी लूज़ होता है। जिम में, रिलेशनशिप, घर, तो वो सारी नेगेटिविटी ला के तेरे ऊपर डाल देते हैं। उनका मूड तेरी लाइफ कंट्रोल करने लगता है। अगर वो खुश है तो तू सेफ है, अगर वो ओवरथिंक मोड में है, तेरी माँ बहन होगी कोई। उनके मूड स्विंग्स तेरे रूटीन तक इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तू खुद अपने इमोशंस इग्नोर करके उनके हैंडल करना शुरू कर देता है, और तुझको पता भी नहीं चलता। उनका लॉयल्टी एक एक्सट्रीम वर्जन होता है। तू मेरी दोस्त है, तू दूसरों के साथ ज़्यादा टाइम क्यों स्पेंड कर रहा है। वो तुझको इनडायरेक्टली आइसोलेट कर देगा ताकि तू सिर्फ उनका इमोशनल सपोर्ट बने। ये एक अनहेल्दी पोजीशन दोस्ती के नाम पे रैप होती है। वो किसी और से फाइट नहीं कर पाते, वो फ्रस्ट्रेशन तुझ पर ही डंप कर देंगे डायरेक्टली या पैसिव अग्रेसिवली। तू कुछ गलत बोल दे तो उसका 10 गुना रिएक्ट करेंगे, जैसे उनकी ज़िंदगी तूने स्पॉइल कर दी। धीरे धीरे तो अपनी नीड्स इग्नोर करना शुरू कर देगा, अपना स्पेस छोड़ देता है, डिसीजन जो होते हैं उनके अप्रूवल से लगाता है। वो दोस्ती नहीं होती, वो एक स्लो इमोशनल टेक ओवर होता है। वो बाहर से टफ दिखते हैं, पर अंदर से उनका मेल्टडाउन होता है, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक रात को फ़ोन पे 2 घंटे रेंट, दूसरी रात साइलेंट ट्रीटमेंट, तीसरी रात इमोशनल ब्रेकडाउन। तो सपोर्ट करता है लेकिन खुद इमोशनली नम हो जाता है। उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ इतनी डीप होती हैं कि कभी कभी वो तुझको ही प्रॉब्लम समझ लेंगे। तू तू कुछ नहीं करेगा, पर ओवर थिंक करके तुझे डाउट करेंगे, तेरे वर्ड्स उनको ट्विस्ट कर देंगे, और अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी तुझे ब्लेम करेंगे। जब तू दोस्त है तब तक ठीक है, लेकिन जाने का जब सोचते हैं तो गंद फैलता है ना, उसका पता भी नहीं। वो तुझको गिल्ट, इमोशनल ब्लैकमेल, साइलेंट पनिशमेंट देते हैं, जैसे कि तू उनका धर्म तोड़ रहा है या तूने धर्म परिवर्तन कर दिया। मतलब इतना गंदा बाप देंगे आपको, और अगर तू छोड़ भी दे तो मंथ्स तक इमोशनली रिकवर ही नहीं कर पाता। इनसे दोस्ती कभी प्यार और कभी लॉयल्टी से स्टार्ट होती है, पर एंड में इमोशनल फटीग, मेंटल बर्नआउट और साइलेंट डैमेज से। तो उनको रिपेयर करते करते खुद ही टूट जाता है। उनका मास्क उनको बचा लेता है, पर असली अंदर का मैस तुझे डिस्ट्रॉय कर देता है अंदर से। सवाल ये है कि ये लोग ऐसे होते क्यों हैं? तो देखो, इसके पीछे बहुत रीजंस हो सकते हैं। किसी का, जैसे कि एक सिनेरियो तो हमने बता ही दिया कि आइसोलेशन दोस्तों के द्वारा की कर दी जाती हैं,
या फिर डिस्टर्ब ट्रॉमा, पास्ट के कोई मेंटल ट्रॉमा हो गए, स्कूल में हो सकता है इन लोगों ने कभी सुसाइड भी अटेम्प्ट किया हो, या फिर डिस्टर्ब्ड फैमिली, डिस्टर्ब्ड पेरेंटिंग हाउस होल्ड, माँ बाप से झगड़े, रिश्तेदारों से कंपैरिजन, कोटा में जा करके वो होता है ना, कोटा में जाके देखा नहीं बच्चे कैसे अपने आप को परेशान कर देते हैं, पढ़ाई का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का प्रेशर, गर्लफ्रेंड ना होने का प्रेशर, गर्लफ्रेंड होने के बाद उसको संभालते कैसे उसका प्रेशर, दोस्त की गर्लफ्रेंड है और बार बार मुझसे आके सलाह लेता है उसका प्रेशर, हमें दिख रहा है कि रिश्ता सामने वाला इंसान अपना बर्बाद कर रहा है अपने गर्लफ्रेंड या स्पाउस के साथ, तो उसका प्रेशर। तो ये सब चीज़ें तो बढ़ती रहती है टाइम के साथ साथ। तो फिर एक आदमी एक पर्सनालिटी अडॉप्ट कर लेता है। इसका कोई इलाज, मेंटल डिटॉक्स के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। तुम 1 सिगरेट पियो, तुम 10 सिगरेट पियो, तुम 200 पूरी 1 कार्टन सिगरेट पियो, तुम एक पूरी कार्टन भर के शराब पी लो, तुम दिल्ली की सबसे महंगी क्लब में कर लो पार्टी, लेकिन मेंटल डिटॉक्स के अलावा इसका ना कभी कोई इलाज था, ना कभी कोई है, ना कभी कोई होगा। इसलिए एक पॉइंट के बाद ना कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, मस्त प्रैक्टिकल टाइप होंगी, प्यार में धोखा मिलने के बाद फैमिली को क्या कहती है, पिताजी आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी, क्योंकि उसको अब समझ में आ गया, चीज़ें दिख गई हैं। या तो फिर यह बोल देगी कि मैं तो कभी शादी करूँगा ही नहीं आज के बाद, या तो फिर वो कह देगा कि पापा आप जहाँ बोलोगे मैं शादी कर लूँगा। 2 ही केस होते हैं, एक में तो उसने सरेंडर कर दिया कि हाँ, और दूसरे में उसने वो दरवाज़ा ही बंद कर दिया कि अब कोई घुसेगा नहीं ज़िंदगी में। तो अब देखना यह है कि अगर उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया कि अब लाइफ में मेरे कोई नहीं आएगा, एज अ फ्रेंड, एज अ ऑपोजिट सेक्स, रिश्ता कोई भी हो सकता है उसके साथ, तो उसके बाद दरवाज़ा बंद करने के बाद जब उसने वो करती क्या है, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं स्विमिंग करके या जिम जाके खुद को बिज़ी कर रही हूँ। अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लेकिन इसीलिए बहुत सारे लोग आज की डेट में भगवान में मानना शुरू कर दिए हैं। पॉडकास्ट देखते हो ना कि फ़लाने ढिमकानी सिंगर ने बताया कि राधा नाम ने उनका जीवन कैसे बदल दिया, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मेंटल डिटॉक्स करना चाहते हैं अपने आप को। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज की इतनी फ़ैन फॉलोइंग, सत्संग सुनना, भजन सुनना, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा करने लग गए हैं लोग आजकल के। वो कहते हैं साइंस वर्सेस रिलीजन की डिबेट रखो तुम अपनी जेब में। जनजी का ये कहना है, इससे हमको कुछ मिल नहीं रहा है, ना हमारे प्रमोशन हो रहा है, ना हमारा अप्रेजल हो रहा है, ना हमें अच्छी प्लेसमेंट मिल रही है। साइंस वर्सेस रिलीजन वाली डिबेट में हम तो राधा नाम जपेंगे, तुमको जो सही लगता है तुम वो करो। और पहली बात, धर्म बहुत सेंसिटिव मैटर इंडिया में ना, तो ज़्यादा लोग बोलते भी नहीं हैं, तो राधा नाम जाप करना शुरू कर देंगे, वृंदावन जाना शुरू कर देंगे, फिटनेस व्लॉग्स बनाना शुरू कर देंगे। देखा नहीं इन्फ्लुएंसर छोटे मोटे होते हैं लेकिन एकदम डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, सुबह उठ के पूजा पाठ करके जिम जाते हैं। शॉर्ट्स में जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके शॉर्ट आप देख लेना, स्टार्ट भी जय शिव शंकर शंभू भाई लोग, मतलब ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मेंटल डिटॉक्स करते हैं। फिर प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुनना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें करता रहता है। फिर शुगर भी बंद कर देते हैं, अगर ये मतलब वीगन बन जाते हैं, शुगर बंद, मतलब सॉल्ट भी बंद, उबला हुआ खाना खाते हैं। वेट मतलब 80 किलो से लेकर के शायद 40-44 kg, 3 दिन तक इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओमैड करना शुरू कर देते हैं, कीटो डाइट करना शुरू कर देते हैं, 1 मील अ डे वाली चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। मतलब 40 किलो कम, 44 kg लूज़ कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग आपको अपने आसपास दिखना शुरू कर देंगे। सुबह उठते ही रनिंग पे जा रहे हैं, जॉब छोड़ दी, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अपने खुद से काम करना शुरू कर दिया। जो लोग कह रहे थे बेटा क्या करना है लाइफ में, उनसे बात ही नहीं करनी, रिश्तेदारों से कट ऑफ कर दिया, समझ रहे हो, रिश्तेदारों से एकदम कट ऑफ कर दिया। मिलने जाना है तो जा भी नहीं, अगर रिश्तेदार से मिलना है तो सिर्फ जब किसी की मौत हुई है, जब कोई बहुत अर्जेंट कुछ ऐसा हो जाए जैसे कि डेथ वगैरह, मतलब बिल्कुल ही एक्सट्रीम्स लेंथ पे चले गए। फैमिली से कुछ इतना लेना देना नहीं, घर में भी रहने तो ऐसे कि जैसे कि मेहमान हो। मम्मी कहनी है पुत्र की हो गया, समझा नहीं पा रहे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हमारे जो इज्जत है वो सिर्फ पैसे से है, तुम जितना पैसा ला के दोगे घर वाले उतना तुमको चढ़ाएंगे सर पे, तो भाड़ में जाए, मेरा हो गया, मेरे को पढ़ना ही नहीं इस डिबेट में। गेट लॉस्ट एवरीबडी डू मी ए फेवर एंड प्लीज़ गेट लॉस्ट, तो उनका यही होता है। तो बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं, तो उसमें इतना अलग क्या हो गया कि तुमको समझ में ही नहीं आ रहा। अब वो चाहे तो साइंस वर्सेस रिलीजन की डिबेट करके अपने आप को सुपीरियर दिखा सकते हैं कि देखो हमको कितना आया हुआ है, पर तुम्हारी नॉलेज समाज को आगे बढ़ाने के लिए कि अपनी नॉलेज शो ऑफ करके किसी को डोमिनेट करने के लिए, ये देख लेना। अगर साइंस वर्सेस रिलीजन वाली डिबेट कहीं होती है भी, तो उनके घर भी ऐसी हैं कि वहाँ पे मांस मच्छी बनता है, तो मतलब ऐसा इतनी एक्सट्रीम लेंथ पे चले जाते हैं, मांस बंद मच्छी बंद, मतलब कोई पंजाबी फूड मुंह में आना ही नहीं चाहिए। पार्डन मी फॉर डिसरिस्पेक्टिंग पंजाबीज, पर कोई ऐसा फूड नहीं आना चाहिए। दिल्ली का स्ट्रीट फूड वगैरह सब बंद, गेड़ियाँ मारना बंद, सब बंद, और बैठ के राधा 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 चल रहा है, कुछ धार्मिक चीज़ें चल रही हैं, प्रोडक्टिविटी की बातें हो रही हैं, खुद पे काम करना शुरू कर दिया, दोस्त सारे छूट गए पीछे।
अल्फ़ा मेल्स को सुनना शुरू कर दिया इंटरनेट पे जितने भी हैं, वो एंड्रयू टेट या किरण रॉय लाइफ नेविगेटर जैसा जो भी है वो, उसको सुनना शुरू कर दिया, उसकी आइडियोलॉजीज़ पे चलना शुरू कर दिया। दाढ़ी मूंछ काट ली भाई, अंडरकट हटवा दिया, दाढ़ी मूंछ काट ली, और बाल भी थोड़े नॉर्मल कर दिए कि बार बार साला स्टाइलिंग करनी पड़ती है, मुंडवा दे एक बार में नहीं चाहिए। मतलब लोग इस लेंथ पे भी चले जाते हैं।